नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो लोग नए बैच में जुड़ चुके हैं वो भी लगातार पढ़ रहे हैं। लगातार जो पीडीएफ दी जा रही है, वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, उसे आप लोग पढ़ रहे होंगे। रात में लाइव कक्षा में सभी लोग ज़रूर रहा करें। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि लाइव कक्षा में अगर आप रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आज थोड़ा समय मिला दोपहर में, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कविता पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं अलग से, क्योंकि जानकारी देनी थी लोगों को। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि कभी भी जानकारी जो दी जाती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाए। भाई अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कम से कम उसे भी कुछ लाभ होना चाहिए। तो यूजीसी नेट के लिए जो नया बैच प्रारंभ हुआ है कविता की इकाई से, वो आज 23/1/2024 से प्रारंभ हुआ है। ये सूचना देना था। कविता पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इस प्रश्नोत्तरी को देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जुड़ सकें। जुड़ने के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का। आइए शुरू करते हैं कविता पर आधारित इस महत्वपूर्ण सीरीज को, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि आज के इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस वीडियो में कबीर को किसने कहा कि वह भगवान नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। पहला प्रश्न है कि कबीर को किसने कहा कि वह भगवान नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब अगर आपने पढ़ा है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह अगर आपके पास है तो जरूर वहां पर आपको यह मिल जाएगा। पेज नंबर मैं आपको बता दूं 75, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 75 तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास अगर आपके पास किताब है तो आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने ये कहा है, बीन भी हूँ, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं उपर्युक्त काव्यांश नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा में इसी बार पूछा गया था। कुलहीन प्रवाहनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामनी, आत्मचेतस चांदनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आत्मचेतस चांदनी। मैं निर्भरी दुख की बदली का वाक्यांश कौन सा नहीं है? पलकों में निर्झरणी मचली, बागों में कलियों सा जीवन खिली, छाया में मलय बहार पली, नवजीवन अंकुर बन निकली। आपका उत्तर हो जाएगा बी, यही नहीं है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता की पंक्ति का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? सबकी सुनती थी, सहती थी, आंखें रह जाती थी फंसकर, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। इसका प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, पहले होगा आंखें रह जाती थी धंसकर, उसके बाद में वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, और फिर हो जाएगा फिर भी अपने में रहती थी, अंत में हो जाएगा सबकी सुनती थी, सहती थी। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। यह काव्य पंक्ति अज्ञे के किस कविता की है? हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की, कितनी नावों में कितनी बार, यह दीप अकेला। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हरी घास पर क्षण भर। देखिए, हमारे जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं, जितनी भी सीरीज कराई जाती हैं, वो सब के सब आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम से होते हैं। इसीलिए पूरा बैच अलग कर दिया गया। एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, एमपीपीएससी का उनका क्रैश कोर्स अलग चल रहा है, यूजीसी नेट वालों का अलग चल रहा है। तो इस तरीके से जिनका जिनका अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ का, यूपीएचएससी का, तो सभी का बैच चल रहा है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में बस वही चीज़ें दी जाती हैं और आप देखेंगे वहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा था कि वीडियो को शेयर करिएगा, वैसा ही आप लोग शेयर करिए ताकि और भी साहित्य के विद्यार्थी जुड़ सके। असाध्य वीणा कविता में राजा ने वीणा साधक के लिए सर्वप्रथम किस नाम का संबोधन किया? तात,
गुफा गेह या गुहा गेह, केश कंबली या प्रियंबद? सर्वप्रथम देखिए, कहा तो सभी सभी है, लेकिन इसमें से किस नाम का संबोधन सबसे पहले किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रियंबद। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका का है? भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, काठ का सपना, जिसकी भूमिका आप देखेंगे श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, वहीं पर कहा गया है। मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्मराक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्मराक्षस का शिष्य भी। यह कथन किसका है? तो काठ की सपना की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा है। गीत फरोश कविता के पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? जी माल देखिए दाम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यह गीत पिया को पास बुलाएगा, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4, यह क्रम से ही दिया गया है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। सतपुड़ा के जंगल कविता में मुर्गे और तीतर का जिक्र कितनी बार हुआ है? 4 मुर्गे 4 तीतर है ना, ये जो आया हुआ है, तो कितनी बार मुर्गे और तीतर का जिक्र हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 बार। कामायनी में इड़ा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? मानस जलनिधि का क्षुद्रयान, हो साप भरा तब प्रजातंत्र, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि, वन तृष्णा ज्वाला का पतंग। 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, ये सभी काव्य पंक्तियां कामायनी के इड़ा सर्ग की हैं। कामायनी के इड़ा सर्ग में जीवन निशीथ का अंधकार शीर्षक से कितने पद हैं? 2 3 4 5। उत्तर हो जाएगा बी, 3 है। कामायनी के इड़ा सर्ग में कुल कितने पद हैं? 28 29 30 31। उत्तर हो जाएगा डी, 31। नागार्जुन के कालिदास कविता में किसके रोने की बात की गई है? राजा अज, इंदुमती, कामदेव, रति। 1 2 2 3 4 1 3 4 1 4। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 4, राजा अज और रति। भाई कामदेव जब भस्म हो गया तो रति का क्रंदन सुन। क्रंदन कौन किया है? रति ने किया है। इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती तो मर गई थी, उनके मृत्यु शोक से कौन रोया था? राजा अज रोए थे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो राजा अज के रोने की और रति के रोने की बात हो रही है, कामदेव और इंदुमती नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 4। भाई जो आपके पाठ्यक्रम में है सिर्फ उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। पूरी कविताएं आज शुरू हो रही कविता की इकाई, और आज की कविता की इकाई में पृथ्वीराज रासो का रेवत लोगों को दिया गया, इसके अलावा विद्यापति के बारे में दिया गया, अमीर खुसरो के बारे में दिया गया। तो ये 3 आज दिए गए हैं और इसी क्रम में हम लोग डेली आगे बढ़ते रहेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता में पहले किसका जिक्र है? चकवा चकई, कस्तूरी मृग, हंस, किन्नर किन्नरियां। आपका उत्तर हो जाएगा सी, हंस। तो जो भी नए लोग हैं देख रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, अभी बैच के बारे में पूरा आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें कि अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको किस तरीके से दिया जाएगा, क्या शेड्यूल होगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक अगर आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ये फ़ोन नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि इसी पर आप संपर्क कर सकें। व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए। जिस भी बैच के लिए आपको ज्वाइन करना है पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। यूजीसी नेट के लिए, यूपीएचएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अमल धवलगिरी के शिखरों पर पंक्ति किस कविता की है? बादल को घिरते देखा है कालिदास, हिमालय, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 2 3। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2। अमल धवलगिरी के शिखरों पर यह बादल को घिरते देखा है कविता में भी है और कालिदास कविता में भी है। उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर काव्य पंक्ति किस कविता की है? शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, खुरदरे पैर, बादल को घिरते देखा है।
उत्तर हो जाएगा बी, मनुष्य हूँ जो कविता है उसी की यह पंक्ति है। शासन की बंदूक कविता के प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्रश्न आप लोगों के सही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले से पढ़ रखा होगा। भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर वही ज्वाइन करते हैं जिनका यूजीसी नेट में क्वालिफाई वो कर चुके होते हैं। 2-4 नंबरों से जिनका जीआरएफ नहीं होता है, हमेशा जीआरएफ रुकता है, उसी जीआरएफ के लिए लोग ज्वाइन करते हैं। जितने भी कैंडिडेट मेरे यहाँ हैं इस समय भी बैच में और पहले भी जो रहे हैं, उसमें 80% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नेट क्वालिफाई होते हैं, सिर्फ जीआरएफ के लिए जुड़ते हैं। और बाकी नेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ रात की जो लाइव कक्षा होती है, प्रतिदिन नियमबद्ध तरीके से सिर्फ लाइव कक्षा में आप रहें, बाकी ना पीडीएफ पढ़ें ना आप वीडियो लेक्चर देखें, सिर्फ लाइव क्लास अगर प्रतिदिन आपने कर लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि नेट हो ही जाना है। बाकी जीआरएफ के लिए तो मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी, और करने का मतलब ये कि डेली आपको जो वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, डेली जो पीडीएफ दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, उसे आप करते रहिए। तो देखिए अलग से कोई किताब नहीं लेनी है और ना ही पढ़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खैर अभी डिटेल आगे बताएंगे। तो शासन की बंदूक कविता के प्रारंभ से अंत की ओर सही पंक्ति कौन सी होगी? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, 3 1 2 4। पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 होगा। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट से पहले का अध्याय कौन सा है? कैमास वध, कन्नवज युद्ध, पद्मावती ब्याह कथा, महोबा युद्ध प्रस्ताव। उत्तर हो जाएगा सी, पद्मावती ब्याह कथा। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने कहा? नरोत्तम स्वामी ने कहा। विद्यापति की रचना कीर्तिलता कितने पल्लवों में विभक्त है? प्रश्न संख्या 21। उत्तर हो जाएगा बी, 4 पल्लवों में विभक्त है। पद्मावती का नखशिक वर्णन किसने किया है? हीरामन ने, राघव चेतन ने, रतन सिंह ने। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा 1 और 2, हीरामन और राघव चेतन। रात की लाइव कक्षा जो हो रही थी एमपीपीएससी के लिए, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। मैंने देवपाल के बारे में भी बताया कि देवपाल ने कुमुदिनी दूती को पद्मावती के पास भेजा था। अलाउद्दीन ने भी एक नर्तकी को बहाने से पद्मावती के पास भेजा था। चित्रसेन की बात की, चित्रसेन का पुत्र जो रत्नसेन है, यानी पूरा विस्तृत वर्णन वहाँ पर, पूरी विस्तृत चीज़ें कराई गई। बहुत अच्छे प्रश्न भी उसमें थे। जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन के लिए मुट्ठी भर धूल कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप पढ़िए, देखेंगे आपको ये मिलेगा। पद्मावती को फारसी से हिंदी में किसने रूपांतरित किया? उत्तर हो जाएगा ए, पंडित रामलखन। पद्मावत के कितने पात्रों में वियोग की दशा दिखाया गया है? उत्तर हो जाएगा 3 पात्रों में भाई, रत्नसेन में, पद्मावती में और नागमती में। तो 3 पात्रों में दिखाया गया है। अब अभी तक जितने लोग देख रहे थे वो ये बताएं कि इस 25 प्रश्न में, एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए और इस 25 प्रश्न में ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो हमारे यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दी जाती है तो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं दिया जाता है, बल्कि आपके नॉलेज के लिए भी दिया जाता है। नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन 25 प्रश्नों के साथ आपको दिया गया कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो समय आपका बेकार ना हो, कुछ आपको ज्ञान मिले। तो इस 25 प्रश्न में आपके कितने सही हुए ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नया बैच, यूजीसी नेट के लिए नया बैच जो प्रारंभ हुआ है आज से, उसमें शुल्क में विशेष छूट भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर या लिख लीजिए। इस नए बैच में जो प्रारंभ हो रहा है उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली बात हमारे यहाँ यही होती है और यही बताया जाता है कि कोई भी पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना अध्ययन सामग्री संस्थान की तरफ से दिया जाएगा, जितने पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, वही आपको पढ़ना है।
शेड्यूल ये होगा कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पर आएगा। आप चाहे मोबाइल में पढ़िए, चाहे प्रिंट आउट निकालिए, चाहे पढ़कर स्वयं का नोट्स बनाते चलें या अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लें। प्रतिदिन सुबह 10 बजे ही आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और वह भी PDF होगा। हर टेस्ट सीरीज के लास्ट पेज पर आंसर होगा। आपके पास जब समय हो तब उसको हल कर लें, लेकिन सुबह से शाम तक जब भी है डेली का काम डेली कर लिया करें, पेंडिंग ना छोड़ें। प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया जाएगा जो कि रिकॉर्डेड होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज पृथ्वीराज रासो का रेवा तट का दिया जाएगा, विद्यापति का दिया जाएगा, अमीर खुसरो का, तो ये 3 लेक्चर लोगों को दिया जाएगा। उस लेक्चर को सुने, क्योंकि PDF में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अलग से समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उस पर गौर करें। कॉपी पेन लेकर बैठें तब लेक्चर को सुने, क्योंकि साहित्य सागर है, उसे PDF में केवल समाहित नहीं किया जा सकता है। और यह विस्तृत वीडियो लेक्चर YouTube पर होता है, लेकिन वो पब्लिश नहीं होता है। जो हमारे पेड मेंबर्स होते हैं उनको वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर जाता है। समय का बाउंडेशन नहीं है, दोपहर में 2:30 बजे भेजा जाएगा, क्योंकि लगभग 70-80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालय में लगे हैं। तो अगर वह लोग ज्वाइन करते हैं तो कभी भी इसको देख सकते हैं, समय का बाउंडेशन नहीं है। ऐसे प्रतिदिन रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा होती थी, इसका समय 9 बजे कर दिया गया है। 9 बजे लाइव कक्षा होती है। अब आप सोचेंगे 9 बजे लाइव कक्षा में क्या होगा। जैसे आज उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो पर PDF दिया गया, विद्यापति पर PDF दिया गया, अमीर खुसरो पर PDF दिया गया, उसी पर लेक्चर दोपहर में 2:30 बजे मिलेगा विस्तृत, जैसा ऑफलाइन कक्षाओं में आप पढ़ते हैं। और फिर उसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाएगा। तो जिस टॉपिक पर आपको PDF दिया जाता है उसी पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है और उसी पर लाइव कक्षा में प्रश्न कराए जाते हैं। फिर आप सोचेंगे कि आखिर में ये टेस्ट सीरीज जो दी जाती है, ये टेस्ट सीरीज किस पर होगी। तो ये टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस में कहीं से भी होगी और यह प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। इसको देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैंडिडेट के दिमाग में पूरा का पूरा सिलेबस हमेशा आता रहे, रिपीट होता रहे, ताकि सिलेबस आपके ध्यान में रहे और सिलेबस पर आधारित सारे प्रश्न भी रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज अलग होगी। बाकी जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उस टॉपिक पर जो प्रश्न होंगे वो रात में 9 बजे लाइव कक्षा में होगा। परीक्षा से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होगा और उसका रिवीजन भी करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें MPPSC की, भाई हमारे यहाँ 6-7 महीने से बैच चल रहा है। MPPSC को पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ाया जा चुका और जो लोग बहुत पहले से लगे हैं, 6 महीने पहले से 2 बार पढ़ चुके, तीसरी बार वो क्रैश कोर्स में रिवीजन कर रहे हैं। और जो क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, भाई 6-7 महीने का समय का पूरा लेक्चर अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो 1 महीने में तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो ये डिटेल बैच पूरा स्टार्ट हुआ है UGC नेट के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई मित्र जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनके तक पहुंचा सकते हैं और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी ही हम लोग फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के साथ। बाकी लेक्चर भी पब्लिश होता है, आप चैनल पर जाएं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर पब्लिश हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मुझे डेमो चाहिए, है ना, तो इसीलिए वीडियो पब्लिश भी किए जाते हैं। चैनल पर कई सारे वीडियो पब्लिश हैं, आप लोग जाइए, देखिए और फिर ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे किसी दिन। आपने वीडियो को देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि इस सीरीज में, इस 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्न आपको कैसे लगे।